दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो क्लासेस है हम लोग इस क्लास में बात करेंगे क्लास 12 का एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। और वो चैप्टर है राजा, किसान और नगर। किसका हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि बुक 1 का जो फर्स्ट चैप्टर तो हो गया था, अब सेकेंड चैप्टर का हम लोग बात कर रहे हैं बुक 1 का। तो उसका जो चैप्टर है राजा, किसान और नगर, तो हम लोग इस चैप्टर पे पूरा डिस्कशन करेंगे, यानी कि लगातार अब इस चैप्टर पे कुछ दिनों से डिस्कशन हमारी चलेगी। तो आज के टॉपिक पे हम लोगों की जो पूरी या जो 12 की जो अब ये जो चैप्टर चलेगा, इसमें हम लोग आरंभिक राजनीतिक इतिहास का, यानी कि जब से राजनीति की शुरुआत हुई हमारे भारत में, हम लोग उसका पूरा ब्यौरा देखने का काम करेंगे। तो इसमें आरंभिक राज्य का और आरंभिक अर्थव्यवस्था के बारे में पूरा हम लोग घटना को देखेंगे। और ये जो घटना है वो लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक की पूरी घटना का हम लोग इस चैप्टर पे वर्णन देखेंगे, या इस चैप्टर में पूरा हम लोग सारांश का बात करेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग 16 जनपदों के बारे में, प्रारंभिक राज व्यवस्था के बारे में, शासन के बारे में, व्यवस्था के बारे में, पूरा हम लोग इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आई होप ये वाला वीडियो, जैसे आपको हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा वीडियो था या ईंट मनके तथा अस्थियां वाला जैसा वीडियो आपको जिस तरह पसंद आया, उससे ये वीडियो और दुगना आपको ज्यादा पसंद आएगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। ठीक है, तो फिलहाल आपको क्या करना है कि वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा मैं हर बार आपको बताता हूं कि अगर आप लोग नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो बेल का आइकन आता है उसको भी क्या करना है, प्रेस कर देना है। क्योंकि मेरी मेहनत और आपकी मेहनत जब साथ में काम करेगी तब जाकर कुछ बड़ा या बहुत बड़ा रिजल्ट होगा। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, पहले हम लोग देखते हैं कि आरंभिक राज्य का ये शुरुआत कहां से है। हम लोग ये जो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर, तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग पॉइंट या बेस कहां से, हम लोग इस पर पहले बात करते हैं थोड़ा सा, यानी कि आप इसको इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग समझ सकते हो। तो पहले बात समझिए कि हम लोगों ने इससे पहले जो अध्याय पढ़ा था उसमें हम लोगों ने बात करा कि किस तरह से पुरातत्वविदों ने एक सभ्यता की खोज की, उस सभ्यता में किस तरह की योजनाएं थी, किस तरह की अर्थव्यवस्थाएं थी, वहां पे कौन राजा था, क्या था, ये उतना तरह से स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी तौर पे हम लोगों ने बोला कि पहले यहाँ पे एक व्यवस्था था, एक शासन व्यवस्था था जिसका भागदौड़ कोई ना कोई संभालता होगा, या तो वो पुरोहित राजा के तौर पे होगा, या तो फिर हम लोगों ने जो भी कुछ घटनाएं देखी, तो जस्ट वो उस वाले घटना के बाद, यानी कि जो भी हड़प्पा सभ्यता की घटना घटी, उस सभ्यता के 1500 सालों के बाद, मैंने क्या बोला कि जो भी हड़प्पा सभ्यता की घटनाएं घटी थी, जिस साल या फिर जब से हड़प्पा सभ्यता की घटना घटी, तो उस सभ्यता का और कितना पीछे जाएंगे हम लोग, तो 1500 साल के बाद की ये जो घटना है, तब जाके आरंभिक राज्य का स्टार्ट हुआ। और वहां से हम लोग इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के 1500 सालों के लंबे अंतराल के बाद ही क्या हुआ कि जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, उनके अनेक हिस्सों में विकास हुआ, एक अलग अलग तरह से बहुत तरह के विकास हुआ, एक अलग अलग तरह का विकास देखने को मिला। कब? तो हड़प्पा सभ्यता के 1500 साल के बाद। बात करें, क्वेश्चन आपके पास आएगा कि आरंभिक इतिहास का विकास कब से हुआ, तो आपको क्या बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के 1500 सालों के बाद आरंभिक इतिहास का या उपमहाद्वीप में कई भागों में विकास होना स्टार्ट हुआ। तो आखिर उस समय सबसे ज्यादा अगर मैं विकास का बात करूं, तो उसी समय, यानी कि यही जो पूरा साल है 600 ईसा पूर्व से जो 600 ईस्वी तक का जो पूरा साल है, इसी के बीच में ऋग्वेद, आप लोग जानते हो कि हमारी जो वेद है उनमें से एक वेद है ऋग्वेद, तो उस समय से पहली ऋग्वेद की रचना हुई। कब का बात है, तो हड़प्पा सभ्यता के 1500 साल बाद की बात है, जब विकास तो अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, तो उन क्षेत्रों में से एक विकास था कि तब ऋग्वेद की रचना यहां से स्टार्ट होती है। बात करें सेकंड में, अगर विकास का बात करूं, तो यहां पे कृषिक बस्तियों का, यानी कि ऐसे लोग जो लोग किसान वाला काम करते थे, तो कृषक बस्तियों का भी विकास देखने को मिला। तो ये जो कृषक विकास बस्तियां हैं, या ये कृषक विकास जो हुआ बस्तियों का, वो आपको कहां देखने को मिलेगा, तो ये आपको उत्तर भारत में, दक्कन के पठार वाला हिस्सों में, और साथ में जो कर्नाटक वाला एरिया है, जो क्षेत्र है, उस वाले क्षेत्रों में आपको कृषक बस्ती देखने को मिला। बात क्लियर है?
अगर हम बात करेंगे कृषक बस्ती के साथ साथ यहाँ पे चारवाहा, क्या है, चारवाहा बस्तियों का विकास हुआ, यानी कि ऐसे लोग जो पशु या जंतुओं को, ठीक है ना, मैं बोल सकता हूं कि पालन करते थे। तो अगर वो पालन करते तो उनको खिलाने के लिए कहीं किसी क्षेत्र में ले जाते थे, तो उन काम करने वाले व्यक्तियों की जो बस्तियां हैं, जो पशुओं को खिलाने के लिए, चारा देने के लिए, उनको चराने के लिए ले जाते थे, तो उनका भी बस्तियों का विकास हुआ। तो ये जो चारागाह का जो बस्ती का जो विकास है वो ज्यादातर दक्कन एवं दक्षिणी भारत वाला जो हिस्सा है उस वाले क्षेत्रों में इसका विकास हुआ था। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हड़प्पा सभ्यता के 15,000 वर्षों के बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत तरह का विकास देखने को मिला। उनमें से पहला विकास क्या था कि उस समय ऋग्वेद की रचना हुई। दूसरा विकास क्या देखे कि कृषक बस्तियों का विकास हुआ, तो उसका भी हम लोगों ने एरिया देखा। चारागाह बस्तियों का विकास हुआ, उसका भी हम लोगों ने क्या देखा, एरिया देखा। अब हम लोग बात करेंगे कि साथ साथ में ये जो सारी चीजें हुई, साथ में जो अंतिम संस्कार करने की या जो सावधान की जो क्रिया है उसमें भी बहुत सारा विकास देखने को मिला। हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में देखा था कि वहां पे जितने भी सब होते थे उनको गड्ढों में दफनाया जाता था, और कुछ जो गड्ढे होते हैं उनको चिनाई करके, कुछ गड्ढों में आभूषण रख के, मृतभंड रख के दिखाया गया था कि किस तरह से सामाजिक भिन्नताएं थी। लेकिन यहां पे भी बदलाव आए। यहां पे जो बदलाव था कि जितने भी अंतिम संस्कार करने के और भी नए तरीके देखने को मिला, और भी क्या देखने को मिला, नए तरीकों देखने को मिला। और ये जो अंतिम संस्कार के जो नए नए तरीके हैं ये आपको मध्य एवं जो दक्षिण भारत वाला जो हिस्सा है उसमें आपको देखने को मिला। किसमें? मध्य एवं दक्षिण भारत वाले हिस्से में देखने को मिला। तो ये जो अंतिम संस्कार करने की जो तरीके थे उनमें से एक महापाषाण नाम से एक अंतिम संस्कार करने की विधि जो थी वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। क्या क्या मैंने बोला, एक महापाषाण की जो विधि थी वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो इस विधि में क्या था कि जिसको भी दफनाया जाता था उसके पास बहुत बड़े बड़े ढांचे के पाषाण यानी कि पत्थर को रख दिया जाता था। तो इसलिए वो जो एक नया तरीका आया किसके लिए, अंतिम संस्कार करने की विधि में, तो इसीलिए इस पूरे अंतिम संस्कार की विधि को महापाषाण का विधि का नाम दिया गया। बात क्लियर है? अब देखिएगा कि पहले हड़प्पा सभ्यता में लोगों के मैं बोल सकता हूं कि जो भी गड्ढे मिले, जो भी मृत शव थे, उनके साथ आपको आभूषण मिले थे। तो जो भी आभूषण थे वो तांबे के होते थे, हम लोगों ने पढ़ा था, या उसके साथ शंख, छल्ले या मन के आपको दिखाई मिले। लेकिन इस काल में जब 15,000 वर्ष पीछे आएंगे हड़प्पा सभ्यता से, तो उसके बाद आपको जितने भी सब आपको या जितने भी समाधान आपको मिले हैं, जितने भी आपको अंतिम संस्कार की विधियां मिली है, उनमें आपको एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपको लोहे से बने बहुत सारे वस्तुएं आपको देखने को मिली। क्या मिले? बहुत सारे नए ऐसे वस्तु थे जो लोहे के बने हुए थे, और उनके साथ उनको क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था। तो सर आखिर उन लोहे से निर्मित वस्तुओं में से क्या क्या उस पूरे काल में देखने को मिला? तो इस काल में आपको लोहे के उपकरण एवं अस्त्र शस्त्र आपको देखने को मिले। ठीक है, और ये जो लोहे के कोई भी उपकरण हो या कोई भी अर्थ शस्त्र हो, उसको उस मृतक व्यक्ति के साथ ही क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था। तो पूरा भी जो हम लोगों ने हिस्सा पढ़ा, इसमें क्या देखा कि हड़प्पा सभ्यता के विकास में या फिर हड़प्पा सभ्यता में जो चीजें घटनाएं घटी, और हड़प्पा सभ्यता के 1,500 साल बाद जो घटनाएं घटी उनमें क्या क्या चेंजेस था। हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में अभिलेख पढ़े नहीं गए, इस तरह की कोई लिपि पढ़ी नहीं गई। तो हम लोगों ने कभी ये नहीं हम लोग बोल पाए कि आखिर वो लिपि क्या थी। लेकिन हम लोग यहाँ एक रचना देखे, यहाँ ऋग्वेद की रचना हो गई थी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहां से लिपि पढ़ी जाने लगी। बात क्लियर है? सेकेंड पार्ट हम लोगों ने क्या देखा कि पहले हमको ये नहीं पता था कि जो नगर बने हैं वो नगर किसके हैं, वो नगर व्यापारियों का है, वो नगर किसानों का है, कि वो नगर राजा का है, कि वो नगर किसका है। लेकिन बाद में इस काल में हमको ये पता चला कि कुछ बस्तियां कृषकों की थी,
कुछ बस्तियां चारागाहों की थी, हमको ये पता चला। तो इस काल में हम लोग विकास के एक नए सीमा को देखेंगे। क्या देखेंगे? विकास के एक नए सीमा को देखेंगे। हम लोगों ने तब, हमको ये नहीं पता था कि समाधान का तरीका क्या था, कौन से समाधान पुरुष का है, महिला का है, उच्च जाति का है कि निम्न जाति का है, हम लोग ये नहीं पता कर पाए थे। लेकिन इस अध्याय में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से समाधान अलग अलग समाजों के, अलग अलग वर्गों के लोगों का था। बात करें, अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के 1500 वर्षों के अगर हम लोग बाद आएंगे, तो उस समय में अगर मैं सबसे ज्यादा विकास का बात करूं, मैं क्या बात करूं, सबसे ज्यादा विकास का मैं बात करूं या सबसे ज्यादा बदलाव का बात करूं, तो उस समय जो बदलावों में सबसे ज्यादा मुख्य बिंदु था या जो केंद्र बिंदु था, उनमें सबसे ज्यादा इंगित करने वाली थी क्या, तो प्रारंभिक राज्य। जो भी स्टार्टिंग में राज्य देखने को मिला, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। साथ में जो भी साम्राज्य व्यवस्था था, उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव था। और साथ साथ में जो भी राजवाड़े थे, जो भी राजा लोग थे या जो राजा के जो भी प्रतिनिधि थे, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि अगर सबसे अधिक विकास, अगर इस पूरे 600 ईसा पूर्व से जो 600 ईस्वी तक में ज्यादा अगर मैं विकास का बात करूं, तो इसमें राज्यों का, साम्राज्यों का और राजाओं का सबसे ज्यादा क्या हुआ था, इसमें विकास हुआ था। बात करें, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता होगा आपके मन में कि सर आपने बोला कि हम लोग इस अध्याय में विकास के बारे में देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से अगर हम लोग 1500 साल पीछे आगे जाए, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा विकास हुआ था हड़प्पा सभ्यता की तुलना में। ठीक है, तो सर आप ये बताओ कि ये जो सारा विकास का पता हम लोग कैसे लगाएंगे। तो विकास का पता जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता में अभिलेखों से, सिक्कों से और चित्रों से मिला था, तो यहाँ पे और एक चीज आप लोग ऐड कर दो। यहाँ पे एक ऋग्वेद की रचना हुई थी, तो हम लोग यहाँ पे और एक चीज का ऐड करेंगे, वो क्या है, वेद। क्या है, वेद। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या विकास था, तो हम लोग उसका पता कैसे किए, तो जो भी सारी चीजें वहां पे मिली, हम लोग वहां के लिपि से किसी तरह का कोई, हमको किसी तरह का कोई हेल्प नहीं मिला था। लेकिन अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता से 1500 वर्ष अगर हम लोग आगे आए, बाद के वर्ष में आए, तो वहां पे लिपि के माध्यम से, जी हाँ आपने सही सुना, कि लिपि के माध्यम से पूरा सारा चीज के बारे में जानकारी मिला। तो ऐसे जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी, उसका नॉलेज हमको नहीं था, लेकिन इस सभ्यता में जो लिपि खोजी गई, उसका नॉलेज हमको था। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि सर इस लिपि को किसने खोजा। तो इस लिपि को प्रिंसेप, किसने खोजा था, प्रिंसेप ने खोजा था। और इसी के चलते जो 1830 का जो दशक है, क्योंकि ये जो लिपि 1830 के दशक में खोजा गया था, तो इसी कारण से 1830 के दशक को या प्रिंसेप को, किसको, प्रिंसेप को, जिस व्यक्ति ने खोजा प्रिंसेप को, प्रिंसेप और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाने लगा। किसके नाम से, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। तो यहाँ पे प्रियदर्शी क्या है, प्रिंसेप क्या, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। समझिए, प्रिंसेप जिसने पूरी 1500 साल का जो पूरा लंबा जो इधर का जो पूरा सफर है, उसको खोजने का काम किया, और पूरी सभ्यता को, पूरा 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक की जो पूरी घटना है, उसको रचने का काम किया। तो उसने किसने किया, तो भारत के जितने भी विद्वान हैं, जितने भी पुरातत्वविद हैं, और ये जो प्रिंसेप नाम का जो यूरोपीय विद्वान है, इसने पूरी रचना को क्या किया, रचने का काम किया। तो प्रिंसेप जो है वो 1830 के दशक में, 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के रूप में आया। और जो प्रिंसेप है उसका पूरा नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था, जेम्स प्रिंसेप। तो क्वेश्चन आपके पास आएगा कि जेम्स प्रिंसेप किस साल भारत में पुरातत्वविद बन के आया था या पुरातत्वविद अधिकारी के रूप में आया था, तो आपको क्या बताना है, 1830। क्या बताना है, 1830। तो 1830 में जब जेम्स प्रिंसेप भारत आया, पुरातत्वविद बन गए, तो उन्होंने देखा कि यहां पे बहुत सारे सिक्कों में, बहुत सारे अभिलेखों में कुछ भाषाएं लिखी हुई थी, तो या फिर कुछ लिपियां पाई गई थी, एक मोटा मोटी तौर पे कुछ लिपियां पाई गई थी। तो उन्होंने दो तरह लिपि को खोज के निकाला। एक जो लिपि था उसको ब्राह्मी लिपि का नाम से आप लोग जानते होंगे, और दूसरा जो लिपि था उसका क्या नाम था, खरोष्ठी लिपि। पहला क्या था, ब्राह्मी लिपि, और दूसरा क्या था, खरोष्ठी लिपि। तो ये जो जेम्स प्रिंसेप है,
उन्होंने 1830 के दशक में इन्होंने ये खोजा कि ब्राह्मी लिपि में क्या क्या लिखी गई है, इन्होंने ये खोजा कि खरोष्ठी लिपि में क्या क्या लिखी गई है। तो अभी आपके पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्राह्मी लिपि और ये जो खरोष्ठी लिपि है इसके खोजकर्ता कौन है। तो आपको क्या बताना है, जेब प्रिंसेप। पूछेगा कितने साल में, तो आपको क्या बताना है, 1830 के दशक में। बात क्लियर है। तो आखिर हम लोग अब बात करते हैं कि उन्होंने किस आधार पे ब्राह्मी लिपि को और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने का काम किया। तो उन्होंने जितने भी आरंभिक अभिलेख उनको मिला या जितने भी उनको सिक्के मिले उनके आधार पे उन्होंने ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि को पढ़ने का काम किया। क्योंकि आपको पता है, हम लोगों ने पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी को कोई सभ्यता के बारे में जानकारी लेनी है कि उस सभ्यता में क्या है, तो वो लोग एक तो किताबों का प्रयोग करते हैं और वहां से जो भी मिले साक्ष्य होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा है, तो आप लोग वो बात भी आप लोग जाके जरूर देख लेना। तो उन्होंने प्रिंसेप ने 1830 के दशक में जब ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि की खोज करी तो उन्होंने जो भी आरंभिक जो भी उनको अभिलेख मिले, यानी कि जो भी ऋग्वेद के बारे के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ उसको और साथ में जो भी सिक्का था उनको पढ़ने का काम किया। उसी के आधार पर उन्होंने ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि का क्या किया, प्रयोग किया या उसको पढ़ने का काम किया। बात कर रहे हैं यहां तक। अब हम लोग देखते हैं कि ये प्रियदर्शी कौन है, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग प्रिंसेप और प्रियदर्शी, जो आपका पहला टॉपिक है प्रिंसेप और प्रियदर्शी। तो प्रिंसेप तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के रूप में 1830 में जो पुरातत्वविद आया था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, उसको प्रिंसेप को बोलते हैं। अब प्रियदर्शी किसको बोलते हैं, तो आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता में हमको यह पता था कि अगर इतना बड़ा कोई सामाजिक काम हुआ, एक तरह का घर का बनावट, नगर नियोजन, सड़क व्यवस्था, नाली प्रबंधन, यहां तक कि आप जो भी दुर्ग, जो भी किला, जो भी कुछ मिला, तो उनसे हमको एक चीज का अनुमान हम लोगों ने बस लगाया था कि यहाँ पे कोई राजा हो सकता होगा जो पूरी ये सारी घटनाओं का काम करता होगा, लेकिन किसी तरह का कोई एक ठोस या मुख्ता या पुख्ता सबूत नहीं मिला, जिसके कारण से हम लोग अभी भी अनभिज्ञ थे कि वाकई में वो सही था कि गलत। लेकिन फिर भी जो भी एकदम अलग वाली जो भी मूर्तियां मिली उनके कगार पे हम लोगों ने बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है वास्तविकता कि ऐसी चीजें थी कि यहाँ पे भी राजा हुआ करते थे। लेकिन जब प्रिंसेप ने 1830 में ये जब दोनों लिपि को पढ़ा और साथ में ऋग्वेद को जब पढ़ा, जब उसका मैं बोल सकता हूं उसके अंदर की चीजों को जब खोजने का काम किया, तो इन्होंने देखा कि यहां पे एक प्रियदर्शी क्या है, एक प्रियदर्शी यानी कि मनोहर मुखाकृत वाला राजा। क्या होता है, मनोहर मुखाकृत वाला राजा के बारे में इन सिक्कों में, इन अभिलेखों में, चाहे ब्राह्मी लिपि का बात करो या खरोष्ठी लिपि का बात करो, में दिया हुआ है। क्या हुआ है, में दिया हुआ है। मैंने क्या बोला कि हड़प्पा सभ्यता में राजा और प्रसाद के बारे में जानकारी था, लेकिन वो अनुमानिक तौर पे था कि वाकई में वह राजा है या नहीं। लेकिन यहां पे जो भी चीजें देखने को मिला उनमें एक प्रियदर्शी नाम का राजा मिला। एक क्या मिला, एक प्रियदर्शी नाम का राजा मिला। और प्रियदर्शी का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृत वाला राजा। क्या होता है, मनोहर मुखाकृत वाला राजा। तो ये जो मनोहर मुखाकृत वाला राजा है, इसकी जानकारी कहां से मिला, तो यह ब्राह्मी लिपि से, खरोष्ठी लिपि से, और जो भी सिक्के और जो भी अभिलेख मिले थे उनसे यह प्रियदर्शी यानी कि मनोहर मुखाकृत वाले राजा का साक्ष्य मिला। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये मनोहर मुखाकृत वाला जो राजा या प्रियदर्शी का जो आपने बात किया, ये वाकई में कौन था? वो अशोक था। कौन था? ये अशोक नाम का जो राजा के बारे में आप लोग जानते हो, वो राजा था। तो अभी आपको मन में क्वेश्चन आता होगा सर अभी आप कैसे 100% श्योर हो कि वो अशोक नाम का ही राजा था या अशोक ही राजा था? तो देखिए, जो भी अभिलेख मिले थे या जो भी सिक्के मिले थे, उन अभिलेखों और सिक्कों में बहुत ज्यादा मात्रा में जितने भी अभिलेख और जितने भी सिक्के थे उनमें एक राजा का नाम अंकित था, और उस राजा का क्या नाम था? अशोक नाम था। क्या था? अशोक नाम था। तो अब हम लोग कैसे कंफर्म है सर कि आखिर वही राजा था जिसका मैं मन में सोच रहा हूं कि अशोक जो वीर प्रतापी राजा है? तो जब देखो, मैंने क्या बोला कि कोई भी चीजें, मान लो कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक मार्कर मुझे वहां पे हुबहू इस टाइप का कोई वस्तु मिला है, कोई शस्त्र मिला है, तो हम लोग उसको कैसे जानेंगे कि इसका काम तब लिखने के लिए होता था? हम लोग उसके लिए पहला क्या करते हैं
कि आधुनिक समय में इसका उपयोग कैसा होता है उस आधार पे, या आधुनिक समय में इसका कहीं पे उल्लेख है क्या, तो उसके आधार पे उस वस्तु का वर्गीकरण हम लोग करने का काम करते हैं। तो उसी तरह अगर हम लोग बौद्ध ग्रंथ को खोजेंगे, अगर बौद्ध ग्रंथ को हम लोग खंगालने का काम करेंगे, ढूंढने का काम करेंगे, तो इसमें सबसे अधिक लोकप्रिय जो राजा था उसका नाम था अशोक। क्या नाम था? अशोक। और इसी प्रमाण के साथ हम लोग 100% श्योर हुए, या ये जो प्रिंसेप और जो भारतीय और जो यूरोपीय जितने भी विद्यमान थे वो लोग 100% श्योर हुए कि ये जो पियदसी या मनोहर मुखाकृत वाला जो राजा है वो और कोई नहीं, हमारा अशोक है। और कोई नहीं, कौन है? हमारा अशोक है। ये इतना कंफर्म कब हुआ? तो जब इनको प्रमाण मिला बौद्ध ग्रंथ से। क्या मिल गया? प्रमाण मिल गया। बात करें, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने यहां पे हड़प्पा सभ्यता से अंतर देखा, किस तरह से ये आरंभिक राज्य की उदय हुआ। इसमें एक सबसे जो ज्यादा मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा जिस राज्य प्रशासन का बात करें हम लोग, अशोक और अशोक से जुड़ी जितनी भी राज्य व्यवस्था है या अशोक के जो भी दादा परदादा हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, पूरे चैप्टर में पढ़ने का काम करेंगे। और उनके राजा, उनके दादा परदादाओं के द्वारा या अशोक के बेटा के द्वारा या उनके वंशजों के द्वारा किस तरह से सारी घटनाएं घटी, हम लोग उसके बारे में चैप्टर में पढ़ने का काम करेंगे। तो आई होप अभी तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। कुछ उटपटा लगेगा बट आप लोग एक दो बार देखोगे वीडियो को तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को क्या करें कि लाइक करें और कमेंट में बताइए कि अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा, और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग देखेंगे कि जब ये सारे चीजों का खोज हुआ कि हमको विकास देखने को मिला, साथ में एक नए राजा का उदय हुआ, और हम लोगों की जो हड़प्पा सभ्यता की एक जो मिस्ट्री थी कि आखिर कोई भी सभ्यता है तो उस सभ्यता में राजा का क्या काम होता है, उस सभ्यता में राजा क्या काम करवा सकते हैं, हम लोगों ने वो देखा। लेकिन तो भी एक मिस्ट्री थी कि वाकई में राजा होता है कि नहीं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही हम लोग 1500 साल पीछे आए तो हम लोग ये देख लिए कि यहाँ वाकई में क्या होता है, राजा होता है, और राजा के द्वारा सारा काम होगा। हम लोग इसके बारे में भी पीछे देखेंगे। तो जैसे ही इसका खोज हुआ, जैसे ही ब्रह्मी और ख्वास्टी लिपि का खोज हुआ और उसको पढ़ा गया 1830 के द्वारा जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, और जैसे ही हमारे पास नए राजा का उदय हुआ, कौन राजा के बारे में मैं बात कर रहा हूं? अशोक राजा का। तो इस खोज के परिणाम स्वरूप बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिला। पहला क्या हमको देखने को मिला कि आरंभिक भारत में हम लोग पहला क्या देखें कि आरंभिक भारत में जो राजा होते थे उनकी राजनीतिक इतिहास के बारे में हमको पढ़ने का मौका मिला। और इसी के चलते ये जो आरंभिक भारत में जो राजनीतिक इतिहास है उस अध्याय को या उस चैप्टर का हमको एक नया दिशा मिला। हम लोग अब 100% आप जान सकते थे कि भारत में जब आरंभिक इतिहास था, जब भारत की जो भारत में जब पहले लोग रहा करते थे तो वो लोग अपने राजकाज या अपनी पूरी जो व्यवस्था है उसको कैसे संभालते थे। भारत में राजनीतिक अध्याय की तो एक नया दिशा मिली ही, साथ में और एक चीज जो सबसे बड़ा मैं मानता हूं कि एक बदलाव आया, एक चेंजेस आया। और वो बदलाव, वो चेंजेस क्या था कि भारत में कितने राजा महाराजाओं ने या कितने लोगों ने शासन किया और उनकी जो वंशावली है वो क्या है उसके बारे में पता चला। मैंने क्या बोला कि भारत में कितने राजाओं ने राज किया और उन राजाओं के वंशजों की वंशावली के बारे में हमको ज्ञान हुआ। कब? जब ख्रोष्टी और ब्रह्मी लिपि का खोज हुआ। तो समझिएगा थोड़ा इसमें कि मान लो कि अगर ब्रह्मी लिपि का प्रयोग खोज या ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ तो हमको कैसे पता चलेगा कि अभी हम लोग कितना विकास किए हुए हैं, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कितनी विकसित है और पहले की राजनीतिक व्यवस्था कितनी विकसित है। हम लोग आज जो भी कुछ करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं इतिहास को लेके और उसको दोहराने का काम करते हैं, उसी को थोड़ा चेंज करके परिवर्तन करने का काम करते हैं, है ना। तो जैसे ब्रह्मी और ख्रोष्टी लिपि का खोज हुआ तो हमको यह पता चला कि आरंभिक भारत में किस तरह से ये जो राज करने वाली जो राजवंश थी उनकी वंशावली क्या है। यानी कि यहाँ अशोक का बात कर रहे हैं तो अशोक के पिताजी कौन थे, उसके दादाजी कौन थे, उसके परदादाजी कौन थे, उसका बेटा कौन था, उसमें से कौन सबसे अच्छा शासक था। तो हम लोग इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। कब ले सकते हैं? कब? जब इसका खोज हुआ, ठीक है। तब हम लोग आगे राजनीतिक बदलावों और आर्थिक सामाजिक विकासों
के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में हमको इन सारे खोजों से हमको पता चला। ठीक है, अब हम लोग यहां से जो यहां तक की जो पूरी घटना है इस पे हम लोगों ने बस एक चीज देखा था, या फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता में जो चीजें हम लोग नहीं देख पाए उसका या उसकी जो पूरी मन में एक जो कहीं ना कहीं कसर थी कि किस तरह से पूरी राज व्यवस्था घूमी हुई थी या किस तरह से राज व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता का, वो हमको ज्ञात नहीं था। लेकिन जैसे ही प्रिंसेप ने ये पियदसी राजा का या खरोष्टी या ब्राह्मी लिपि का जैसे ही खोज किया तो उनको सारा जितने भी चीजों की नॉलेज है उनको पता चला कि आरंभिक इतिहास की जननी या आरंभिक इतिहास कहां से स्टार्ट है। तो हम लोगों ने यह देखा कि जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता में हमको नहीं पता था कि लिपि क्या है, यहाँ पे एक वेद को हम लोगों ने पढ़ा, साथ में हम लोगों ने यहाँ पे कृषक बस्ती का चरवाहों बस्ती का अंतिम संस्कार के विधियों के बारे में नए नए तरीकों को हम लोगों ने जाना, सब कुछ सही से सीखा हम लोगों ने। साथ में आखिर विकास को कैसे पता लगाया गया, यह पियदसी राजा कौन है या यह प्रिंसेप क्या है, जिस तरह से ये सारे खोजों को किया गया, खोजों के परिणाम स्वरूप क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिला या उससे हमको क्या फायदा हुआ, हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया। अगला जो नेक्स्ट क्लासेस होगा उस क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आरंभिक राज्य का हम लोग क्या देखेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें हमको बदलाव देखने को मिला हड़प्पा सभ्यता से। अब चैप्टर में जैसे प्रवेश करेंगे तो पहले हम लोग देखेंगे कि आरंभिक राज्य के बारे में पढ़ेंगे और आरंभिक राज्य को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे 16 जनपद के बारे में, यानी कि उस समय जो पूरा जो भारत की जो पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था था वो या सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में बोल सकता हूं, तो उसको 16 जनपदों में बांटा गया था। आखिर वो 16 जनपद क्या क्या था, उसमें से जो प्रमुख जनपद थे उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ में उस 16 जनपद में जो सबसे जो केंद्र जो था या सबसे ज्यादा अहम जो भूमिका वाला जो जनपद था वह था मगध का जनपद, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जान लो, ये क्वेश्चन एक एडिशनल क्वेश्चन में आप लोग को बता रहा हूं कि हम लोग तब से पढ़ रहे हैं अभिलेख अभिलेख अभिलेख। जैसे अभिलेख को अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको अभिलेख शास्त्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभिलेख शास्त्र। बात क्लियर है? तो अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्री या अभिलेख, यानी कि अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र और जो करेगा उसको क्या बोलेंगे? अभिलेख शास्त्री हम लोग बोलते हैं। तो ये आई होप आपको ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट सेक्शन पे बताना है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और साथ में मैं हर बार बोलता हूं कि कोविड है भाई, तो खुद सेफ रहे और देश को सुरक्षित रखें, क्योंकि जब आप सेफ रहोगे तभी जाके पूरा यूनिटी पूरा देश सुरक्षित रहेगा। साथ में मैथ क्लासेस भी आ चुकी है, आई होप बहुत जल्दी जो बच्चे 12 में पढ़ते हैं अगर उनका भी शायद मैथ क्लासेस वो आ जाए, तो पूरा तरह से कंप्लीट पैकेज प्रीतम आर्ट्स एकेडमी अब प्रीतम एकेडमी आपको दे रही है। तो करना कुछ नहीं, जैसे आप मेरा सपोर्ट करते हो हमेशा से, उसी तरह आपके जो नए सर हैं मैथ के संजीव सर, उनका भी क्या करना है, आपको सपोर्ट करते रहना है। तो आई होप दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।